उत्तर प्रदेश के सियासी समर ने सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ बीजेपी मोदी और योगी सरकार के काम पर वोट मांग रही है, लेकिन इस जंग में एक दिग्गज ऐसे हैं जिनके रणनीतिक और सांगठनिक कौशल की परीक्षा भी इस चुनाव में हो रही है। वो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो यूपी में पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, यानी उनके कंधों पर एक दो नहीं 403 विधानसभाओं की जिम्मेदारी है। हम उन्हीं के घर पर हैं क्योंकि आज एक छोटा सा सफ़र हम उनके साथ करेंगे, चुनावी सफ़र। लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि वो लंच कर रहे हैं। आप लंच करिए सर। लेकिन लंच का मौका मिला इस व्यस्तता में, वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह से आप पार्टी कार्यालय कई बार आ जाते हैं। संगठन है भारतीय जनता पार्टी अद्भुत है। जिस पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नींव रखा, फिर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस यात्रा को शुरू किया, और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम लोग भी इसी तरह कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे रहते थे और नेताओं का इंतजार करते थे, जाते थे, और आज पार्टी ने यहाँ तक पहुँचा दिया जो हम लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। जब युवा मोर्चा में हम लोग काम करते थे तो कार्यालय में टहलते थे और ऐसे एक दूसरे कमरे में पदाधिकारियों को समय देखते थे, मिलते थे, प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी रहते थे। तो वास्तव में इस पार्टी में एक लोगों के कंधे पर भार रहता है, अध्यक्ष के नाते है या संगठन, लेकिन कार्यकर्ता जो बूथ का अध्यक्ष है ना, और बूथ की जो कमेटियां हैं, एक्चुअली पार्टी का भार उसी के ऊपर होता है, क्योंकि मतदान के दिन उसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उसके मतदान में जो परिश्रम करता है, घर घर से वोट निकलवाता है और वोट डलवाता है, उसी के कारण आज हम लोग हैं। और आज हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी भी नेतृत्व करते हैं, हमारे पास आदरणीय योगी जी भी हैं, नेतृत्व करते हैं, लेकिन उसका अहम भूमिका होती है। जो सरकार चल रही है और जो परिश्रम वो करता है, उसी के कारण, परिश्रम के कारण मंदिर का निर्माण हो रहा है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का पक्का मकान बन रहा है। बिल्कुल, जब भी बात होती रही है स्वतंत्र देव जी से, वो हमेशा जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता, उनकी बात करते रहे हैं, क्योंकि ये इस पार्टी की एक खास बात है कि बूथ मैनेजमेंट को तो चुनाव में स्ट्रेंथ पार्टी मानती ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की पार्टी भी ये कही जाती है। आप भोजन करिए क्योंकि निकलना है इनको एक बहुत व्यस्ततम दिन के लिए, लेकिन किसी भी ऐसे शख्स के पीछे उनकी पत्नी का बहुत योगदान होता है, घर के लोगों का, सभी लोगों का बहुत योगदान होता है। तो उनकी पत्नी श्रीमती कमला जी से हम बात करेंगे। मैम, आज का दिन तो बहुत व्यस्त दिन आजकल हो रहा होगा, क्योंकि चुनाव की वजह से पूरा शेड्यूल, वैसे भी व्यस्त रहते हैं सर, लेकिन चुनाव की वजह से, तो क्या खान पान जो आम दिनों में होता है वही होता है, या कुछ डाइट का, क्योंकि लगातार दौरे हो रहे हैं, लगातार उनको चौपर से भी डाइट का होता है, सुबह से ध्यान रखना होता है। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ हमें, क्योंकि ये लगता है जैसे सुबह सुबह का समय कई बार अपने लिए होता है, परिवार के लोगों के लिए होता है, सभी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कई बार सुबह सुबह ही कार्यकर्ता आ जाते होंगे मिलने के लिए बाहर, तो अब आदत हो गई है आपको? 6 बजे से, सुबह 6 बजे से आ जाते हैं। 6 बजे से आ जाते हैं? 6 बजे से आ जाते हैं। तो कई बार जैसे लगता है कि अरे इतना सुबह गए, आपको कोई बात कहनी हो पर्सनल, उसका मौका नहीं मिला, या उसके बाद बातचीत करते हुए समय लोग हो गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं, उसी में सब एडजस्ट हो गए, क्योंकि ये एडजस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी इतना व्यस्ततम और इतना हेक्टिक इस तरह की दिनचर्या चल सकती है और पार्टी का इतना काम चल सकता है, क्योंकि देर रात तक की बैठक होती। जो लोग घर के लोग होते हैं उनका राजनीतिक रुझान कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। आपके घर में कितने लोग हैं, और क्या पॉलिटिकल जो बातें होती हैं उनकी कई बार जानकारी आपको होती है? घर में कोई पॉलिटिक बात नहीं होती है, बस यही करते हैं बस। मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, बस घर में कोई वो नहीं है पॉलिटिक, बस घर से हम लोगों को और किसी से कोई वो नहीं है। अच्छा, तो उसमें जैसे कई बार सर आते होंगे, क्योंकि बेटियां वैसे भी पिता से बहुत अटैच्ड होती हैं, तो जैसे कई बार उनको अपने स्कूल की, कॉलेज की बात बतानी रही होगी, या कोई और खुशी की बात, तो क्या जब डिनर होता है, रात का भोजन होता है, तो उसमें क्या सब लोग बैठते हैं, कि मतलब किस समय मिलता है? कभी साथ में बैठती हूँ, कभी नहीं बैठती हूँ, मतलब डेली का नियम नहीं है कि डेली हम लोग साथ में खाएंगे। हम लोग खा लेते हैं, कभी बाद में खाएंगे, कभी ये जल्दी खा लेंगे, 10 लोग आ गए उनके साथ,
और हम लोग अकेले खा लेते हैं। ये वो बात है जो ख़ास बनाती है परिवार को किसी, क्योंकि समय का कोई तय नहीं है कि किस समय आएंगे किस समय खाएंगे, तो ये बात एक अलग से होती है। लेकिन इसके बाद जब दौरा होगा और चलेंगे तो देखेंगे कि आज का जो व्यस्ततम दिन है वो स्वतंत्र देव जी का कैसा रहने वाला है। आज की जनसभाओं के लिए हम निकल चुके हैं। आज बाराबंकी और फतेहपुर में जनसभा है और स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ से निकल करके सीधे पहले बाराबंकी जाएंगे। जो सवाल सबसे पहले सर मेरे मन में आ रहा है वो ये कि एक कार्यकर्ता के रूप में, एक युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में, एक बहुत ही युवा कार्यकर्ता के रूप में आप पार्टी कार्यालय आए होंगे। अब आप, हमने देखा कि जब निकलते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लोग आपको घेर लेते हैं, कुछ जिसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, पुरानी बातों को याद करना, वैसा कुछ लगता है? पुराना समय याद आता है? कोशिश किया कि अपने को न बदले। वर्किंग में, बैठकों में, कार्यक्रम को बारे में थोड़ा चेंजिंग दिखता है, लेकिन व्यवहार में, आचरण में अपने को मैं चेंज नहीं किया। इसलिए कभी भी किसी दायित्व का एहसास है कि ये संगठन है, इसकी गरिमा ये है, इसके अनुसार चलाना है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मिलने जुलने का, संपर्क का, संवाद का, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियां देखा हूँ मैं। कार्यालय में आकर भी पदाधिकारियों के कमरे में जाना, मिलना, इंतज़ार करना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी रैली करवाना, उनकी सभा करवाना, कार्यक्रमों का आयोजन सफल हो। और एक चीज़ में हमेशा ध्यान रखा कि सभी कार्यक्रमों को सफल करना और सुनिश्चित करना, ये बहुत ध्यान दिया। और समस्या न बने, समस्या का समाधान करें, ये पूरे कार्यकाल। मतलब हाँ, नेता आ रहा है तो यानी कार्यक्रम सफल भी हो जाए और किसी प्रकार का निश्चय भी पैदा न हो, यानी कार्यक्रम से लाभ मिले और कार्यकर्ता का निर्माण हो। और जो आपको जिम्मेदारी दी गई है वो एकदम ठीक तरह से आप निभाएं। हाँ, ठीक ढंग से। लेकिन मैं जो बात कर रही थी वो थोड़ी सी बात ये थी कि अभी भी हम देखते हैं कार्यकर्ता जब आपसे मिलता है, खासतौर पर युवा जब आपसे मिलते हैं कार्यकर्ता, तो वैसे बात करते हैं जैसे बड़े भाई से, या प्रदेश अध्यक्ष जैसी एक बात कि नहीं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उस तरह की बात बहुत कम दिखती है। आपसे बहुत सहज हैं सब लोग, हालांकि अच्छी बात है ये। एक मित्रता, क्योंकि राज्य के अंदर प्रवास किया हूँ, आज भी करता हूँ, तो चाय लेकर खड़ा रहता है। रात में 12 बजे रात को फ़ोन करता हूँ, क्योंकि रात में कोशिश करता हूँ कि सादा भोजन हो, तो गुड़ रोटी घी, तो रास्ते में किसी को बोल दिया तो वो रास्ते में लेकर खड़ा रहता था। तो ये जो कार्यकर्ता ये सब किया जिसके कारण यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसको कैसे मैं भूल सकता हूँ। इसलिए सुबह 6 बजे भी आ जाता है तो मिलता हूँ, और 12 बजे रात को भी आता है तो कोशिश करता हूँ कि उससे मिल लूँ। यदि दरवाजे के बाहर मतलब सो गया तो अलग विषय है, लेकिन जब तक मैं जगा हूँ तो यदि दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आ गया तो कोशिश करता हूँ मिलने उससे। इसलिए कभी प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया कि नहीं इतने बजे मिलूँगा, दरवाज़ा फाटक मेरा इतने बजे खुलेगा, ये मेरे मन में नहीं रहा। क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, उसी के बल पर चलने वाली पार्टी है, वो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। तो मैं कोशिश किया, अपने को बदलने का कोशिश की नहीं किया, और एक कार्यकर्ता भाव अभी भी अपने मन में रखता हूँ। क्योंकि हमें इसी तरह आज उसको जब देखता हूँ तो मैं सोचता अपने मन में कि यार मैं भी युवा मोर्चा का महा पुराने दिन मैं भी लोगों के पास ऐसे जाता था, उसकी रैलियों की व्यवस्था करता था, उसकी बैठक की व्यवस्था करता था, और सब व्यवस्था करने के बाद पीछे बैठ जाता था। यानी फिर उसकी मीडिया की व्यवस्था और ये सब, और अनुशासन भी बैठक में बना रहे, और ये समय पूरा चिंता करना, शासन के साथ सहजता बनी रहे। जैसे आपकी पत्नी ने बताया सुबह 6 ही बजे से कार्यकर्ता आने लगते हैं। एक जब कार्यकर्ताओं की बात हो रही है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आपकी बात मुझे ध्यान आ रही है, और मैं आपको बताऊं अगर आपको नहीं पता हो तो, बहुत सारे आपके कार्यकर्ताओं ने और युवाओं ने खासतौर पर उसको अपना स्टेटस और प्रोफाइल में उस बात को लिखा है। वो है वो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सिर में बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। तो ये बात मैंने आपको कहते हुए सुना है और कार्यकर्ताओं ने स्टेटस में लिख रखा है। मैं हमेशा कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि राजनीति में क्षेत्र में काम करते हुए हमेशा ठंडे दिमाग से सोचो और मीठा बोलो। सीने में आग, अपने संगठन के प्रति समर्पित रहना चाहिए, अपने विचार के प्रति समर्पित रहना। पैर में चक्कर, चरवेती जो लक्ष्य मिला है, ध्येय लिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसके कारण पार्टी को खड़ा किया, उसमें पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है,
और जब तक उसका पक्का मकान नहीं बनेगा तब तक हम लोग चलते रहेंगे। यानी हिंदुस्तान के सभी लोगों को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में पूरा पक्का, यानी भारतीय जनता पार्टी जब तक सभी को पक्का मकान नहीं देगी ना, तब तक हम लोग चलते रहे। और सरकार इसलिए बनाते हैं। सरकार क्यों बनाते हैं? जो समस्या कांग्रेस ने पैदा किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान देना हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई, यही सपना हम लोग का था ना। जहाँ वे बलिदान मुखर्जी हुआ, कश्मीर हमारा है। कसम राम की खाते हैं, भव्य मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे, ये नारा, हाँ स्लोगन ये सब था। आज जाकर एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लेना, जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो एक झटके में 370 धारा समाप्त होता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन लिखा था, और अंत्योदय यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, तो जिसके घर में, बड़े आदमियों के घर में गैस का चूल्हा होता था, आज गरीब के घर में गैस का चूल्हा है। बड़े आदमियों के घर में शौचालय होता था, आज गरीब के घर में शौचालय है। बड़े घर के आदमियों का बैंक में खाता था, आज मोदी जी के कारण गरीब का खाता है अपना। बिजली का कनेक्शन बड़े आदमियों के घर में था, आज गरीब के घर में है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब आपके जैसा मैंने कहा कि 403 विधानसभाओं की जिम्मेदारी आप पर है। लोगों के पास कुछ विधानसभाओं की जिम्मेदारी, लेकिन आप लीड कर रहे हैं एकदम फ्रंट से, सेनापति की भूमिका में है, बाकी सैनिक तो सभी हैं। तो अगर ये कहा जाए कि आप लोगों का कैलकुलेशन ऐसा क्या है, क्योंकि चुनाव बीच में बिल्कुल पहुंच गया है, और कैलकुलेशन आप लोगों का ऐसा क्या है कि आप लोग 300 प्लस बता रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो बहुत कैलकुलेट करके चलती है ना, अब क्या कैलकुलेशन है? देखिए, मेरे पास सक्षम नेतृत्व है। आदरणीय मोदी जी इस पार्टी के प्रधान नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, और देश के प्रधानमंत्री गरीबों के सेवक हैं, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी। तो हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, हमारे पास ईमानदार नेतृत्व है, हमारे पास परिश्रमी नेतृत्व है, गरीबों की सेवा करने वाला नेतृत्व है। दूसरी तरफ हमारा संगठन की संरचना है, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हमारे पास बूथ समिति है, पन्ना प्रमुख हैं, सेक्टर शक्ति केंद्र की हमारी रचना है, मंडल की रचना है, जिला अध्यक्ष है, क्षेत्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सेक्टर का संयोजक, प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, इस सभी का एक ही दायित्व है, समस्या नहीं बनना है, समस्या का समाधान करना है। और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, और चुनाव चिन्ह कमल है। इसलिए सभी के मन में, सभी के दिल में और सभी कार्यकर्ताओं के मन में रहता है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हुए कमल बूथ पर खिले, मेरा बूथ जीते। ये तो आपकी कोशिश है, लेकिन जैसे अखिलेश यादव अगर कहते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बताते हैं कि इनके वोट हमको मिल रहे हैं, इनके वोट हमको मिल रहे हैं। तो जीत का क्या कॉम्बिनेशन है कि अभी 300 प्लस का आप दावा कर रहे हैं? किन के वोट की बात कर रहे हैं? सब वोट आपको मिल रहे हैं? देखिए, विकास के नाम पर वोट मिलता है। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद बीजेपी का बहुत विस्तार हुआ है और कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। आज देखिए, समाज के सभी वर्गों में हम हैं। कहा जाए, जो ओबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा है, अति दलित है और दलित है और पिछड़ा है, सामान्य वर्ग है, बीजेपी के साथ। उसके पीछे कारण भी है। देखिए, जितने भी लाभार्थी हैं गरीबों के लिए है, ये गरीबों का ही कल्याण हुआ है। पूरी योजना आप उठाइए, जैसे कृषि यंत्र पर छूट देना 40 से 80% तक, ये गांव गरीब किसान के लिए है। सड़कें अच्छी गांव की बनना, ये गांव गरीब किसान के लिए है। किसान सम्मान निधि, ये गरीब गांव गरीब किसान के लिए है। खतौनी जो बन रहा है और खेत का अधिकार दिया जा रहा है, जिस पर लोन लोगों को मिलेगा, गारंटी अपना होगा, वह गांव गरीब किसान के लिए है। पक्का मकान, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, और गांव में घर घर में पानी देना, स्वच्छ पानी 30,000 ग्राम पंचायतों में दिया हूँ, ये गरीबों के लिए है।
2,61,00,000 शौचालय उन्हीं के लिए है, 1.5 लाख बेटियों की शादी करना ये गरीबों की, इसलिए समाज का बहुत आंकड़े गिना रहे समाज हैं, के जो इन दलित सब वर्ग का है, लाभ मिला लाभ, है हाँ, पार्टी दलित वर्ग को भी और वंचित वर्ग को भी। लेकिन खासतौर पर आपके जो मंत्री थे वो जब छोड़ कर गए तो सभी ने एक ही बात कही, चिट्ठी में लिखी, आपने देखा कि इस बात पर हुई कि सभी ने एक ही बात चिट्ठी में लिखी कि लोगों को, वंचित वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जो आप ही के मंत्री थे आपकी सरकार के, वो यही बात कह करके तो गए थे, तो क्या वो अपने स्वार्थवश उन्होंने ऐसा लिखा था? मतलब वो इस तरह से उन्होंने कह करके एक तरह से सवाल खड़ा किया। 2017 में भी संपूर्ण पिछड़ों ने वोट दिया, सामान्य वर्गों ने, सभी ने दिया, 2019 में भी दिया, 2014 में प्रचंड बहुमत और 2022 में। ये जो बोलने वाले हैं लोग बोलते हैं, लगभग 60% मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित थे। 27 मंत्रियों को भी मोदी जी ने दलित पिछड़ा को बनाया। पहली बार पिछड़ा आयोग मतलब दिल्ली में बना 70 सालों बाद, उसका भी चेयरमैन निषाद दिया है। विषय नहीं है, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो आदरणीय मोदी जी को पूरा उठाइए आप, 7 साल की वर्किंग का। आपको दिव्य और भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मी का पैर धोना, और क्यों धोना, 8 बजे तक जो लोग स्नान करते थे प्रातः काल, आप 6 बजे 7 और 8 बजे आप जाइए कुंभ में जाती थी तो न एक चड्ढी न एक पुष्प गंदगी मिलता था। इतना स्वच्छता और इतना स्वच्छ रखा था दिव्य कुंभ। वह स्वच्छता कर्मी का पैर धोने के लिए और सम्मान समाज में उसको भी प्रतिष्ठा मिले, उसका पैर धोने के लिए आदरणीय मोदी जी प्रधान सेवक स्वयं प्रयाग में पधारे। और सेकेंड देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के समय जो मजदूर 3 साल के कोरोना की महामारी में अपने जीवन का परवाह भी नहीं किया और काम करते रहे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का, उन पर पुष्प वर्षा करना और उनके साथ बैठकर भोजन करना, कभी लोग सपने में सोच सकते हैं कि ऐसा प्रधान सेवक, और इस प्रकार की छोटी, लोग सोचते हैं छोटा सोच है, नहीं, देश को निर्माण करने में बहुत योगदान है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने ऐसा किया। हाँ। दोनों बातें सिग्निफिकेंस भी हैं उसकी, संदेश देने के लिए भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर आरोप जो मंत्रियों ने लगाया, आपको लग रहा है कि ओबीसी का पूरा वोट इस बार फिर से बीजेपी को मिलेगा? प्रचंड बहुमत के साथ। और बीजेपी, अखिलेश यादव का दावा गलत? कुछ नहीं, उनके पास है ही नहीं कोई वोट बैंक। हाँ, वोट बैंक रहता उनके पास तो करहल क्यों भागते, करहल क्यों जाते? कन्नौज से लड़ते, कर्मभूमि उनका था, आजमगढ़ से लड़ते, उनकी कर्मभूमि थी, वो करहल भाग गए। क्यों भागे करहल भाई? आपको अपने अपने वंश पर विश्वास है, आपको अपने जो परिवारवाद है, जात वंशवाद है, उस पर आपको विश्वास है, उसके आधार पर आप करहल भाग गए। क्यों भागे आप करहल? आपको यानी करहल जब गए उसी दिन वो मान लिया कि मैं चुनाव हार गया, सफाया हो गया है सपा का, नहीं तो वह आजमगढ़ से लड़ते। मुलायम सिंह जी प्रचार भी कर रहे हैं। देखिए, नेताजी को भी जमीन पर आना पड़ा, नेताजी भी यानी इतना डर गए वह कि नेताजी को स्वयं आना पड़ा प्रचार के लिए। यानी इसका हम निकाल सकते हैं अर्थ कि उनकी लोकप्रियता अब लोगों ने अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अस्वीकार कर दिया है सपा को, और अखिलेश नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ आज की डेट में आदरणीय मोदी योगी जी के प्रति जनता जनार्दन का संपूर्ण विश्वास है, और सभी बंधनों को तोड़कर, माताएं बहनें, धर्म जाति सबको तोड़कर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को लोग वोटिंग दे रहे हैं। महिलाओं की बात है, प्रथम और द्वितीय चरण में एक तरफा महिलाओं के वोट भी और पिछड़े दलित भी एक तरफा, और जो लाभार्थी हैं वह कह रहे हैं कि नहीं भाई। और उसके पीछे में कारण देखो, सक्षम नेतृत्व है। पहली बार 15 सालों के अंदर कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, कानून का राज है, नहीं तो लोग असुरक्षित अपने को महसूस करते थे। सभी लोग कब किसका मकान कब्जा हो जाए सुरक्षित महसूस करते थे। आज के समय लोग 12 बजे रात को भी शादी समारोह से बेटियां, माँ, पुरुष सभी लोग घर जा सकते हैं और कोई भय नहीं रहता है। और नियुक्तियों में भी पहली बार भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्तियां हुई हैं।
जातिवाद से परे नियुक्तियां नहीं, होंगी। ये सारी बातें तो आप लोग रख रहे हैं, लेकिन क्या उन मंत्रियों को मनाने की कोशिश आप लोगों ने की थी उस वजह से, या आपके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जो शुरू से ही ऐसा तेवर दिखा रहे थे, क्या दोबारा कभी पार्टी बात करती है? क्योंकि आप उसके एकदम सेंटर में बैठे हैं, इसलिए ये सवाल आपसे दिलचस्प है कि जो लोग छोड़ के जाते हैं उनको मनाने की कोशिश कभी पार्टी करती है? जो भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग थे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान दिया इतना कोई सम्मान नहीं दे सकता है, और जो चाहे वह करते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेताओं हमारे नेतृत्व है चाहे कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में बैठते हैं, जब पद पर बैठते हैं और सत्ता में आते हैं, तो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, ना परिवारवाद की बात करते हैं, ना बस हमारे पर देखो हमारा गौरवशाली इतिहास है हमारे नेतृत्व का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, परिवार के एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में भी नहीं बैठता भाई। तो ये परिवार के लिए पार्टी नहीं बनी है, ये गरीबों की सेवा के लिए पार्टी बनी, गरीबों के कल्याण के लिए पार्टी बनी है। जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन दे दिया इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, भारत माता जय के लिए, वंदे मातरम के लिए, आज कितना अच्छा लगता है, उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को और पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर के और सरदार पटेल की आत्मा को शांति मिलती है जब हमारा प्रधान सेवक लंदन की धरती पर उतरता है और विक्टोरिया महल में प्रवेश करता है और भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगता है। जी, एक समय ऐसा था कि अंग्रेज भारत माता जय करने पर और वंदे मातरम बोलने पर जेल में डाल देते थे, फांसी की सजा सुना देते थे। आज उसी विक्टोरिया महल में लंदन के धरती पर जब हमारा प्रधान सेवक उतरता है तो भारत माता की जय और वंदे मातरम होती, हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो जाता है। यानी जो बात है कॉम्बिनेशन की, जितना समझ में आया, ओबीसी, एससी, वंचित वर्ग, सभी धर्म की जाति की महिलाएं जिनके लिए काम हुआ है, राष्ट्रवाद को जो लोग राष्ट्रवाद को एक तरह से देखते हैं, उन सब का वोट आप लोगों को मिल रहा है। अच्छा, आपने अभी मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र आया, तो मुलायम सिंह यादव जी से भी आप मिलने गए थे, तो उसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी। वैसे तो कैसा लगता है जब ऐसी चर्चा हो, क्योंकि कई बातें हो गई थी उनकी तरफ से, उनके कई लोगों ने ये तो कह दिया कि उन्होंने आपको ऑफ़र किया है कि समाजवादी पार्टी में आ जाइए। ये सब बातें सिर्फ ऐसी ही हैं कि क्या कहा था उन्होंने? देखिए, बैकवर्ड जातियों में आदरणीय कल्याण सिंह लोधी नेता थे, लेकिन हिंदू समाज के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता थे। पूरा प्रदेश उनको स्वीकार करता था, सभी जातियों के बंधन को तोड़कर भी। पहली बार ऐसा लगा कि अखिलेश के नेतृत्व में जो सपा बनी है कि नेताजी का बात मानते हैं, किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। बताओ, श्रद्धांजलि सभा में किसी सपा को नेता को नहीं भेजा? कितना अपमान कल्याण सिंह का किया तो और लोधी समाज का किया। मैं इसीलिए गया था, मुलायम सिंह जी ने आपको कहा था कि किसी को भेजें। नेताजी के पास मैं गया था, नेताजी के पास गया था, मैं आग्रह करने ही गया था, आग्रह करने गया था। लेकिन नेता अखिलेश यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेताजी बोले कि मैं आ सकता हूँ, स्वतंत्र थोड़ा स्वस्थ है लेकिन आ सकता हूँ। तो नेताजी की बात ही दूसरी है। अखिलेश जी उस रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं। और सपा के समय जो राम भक्तों पर गोलियां चली ना, कोई माफ़ नहीं करेगा सपा को, कैसे माफ़ कर देगा? और राम के अस्तित्व को सोनिया ने नकारा, हलफनामा पेश किया बाबरी मस्जिद के पक्ष में। आप कैसे अपने चिमटी से सपा बसपा को छूना भी पाप है भाई, महापाप है। इनको कैसे कांग्रेस कोई पार्टियों को छू सकता हूँ? जो देश का अपमान किया, राष्ट्र का अपमान किया, गरीब का अपमान किया, गांव गरीब किसान का अपमान किया। नहीं तो आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी से आप कहने गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आ सकता हूँ, अस्वस्थ हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं आया, तो क्या अखिलेश जी ने बात नहीं मानी होगी क्योंकि अध्यक्ष तो वही। मैं नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार वह बोल रहे हैं, सरदार पटेल को जयंती पर जिन्ना की बात करते हैं और बाबू कल्याण सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में नहीं आते हैं, तो क्या बैकवर्ड को अपमान करना चाहते हैं? क्या आप कुर्मियों का अपमान करना चाहते हैं? आप लोधियों का अपमान करना चाहते हैं? जो सरदार पटेल अपना, आप तो कांग्रेसी से भी बदतर निकल गए। कांग्रेसी तो कभी सरदार पटेल को छुआ नहीं, इसलिए डर के मारे कि मुस्लिम नाराज न हो जाए। भाई क्यों नाराज होगा वो? लोग अपने अपने धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं।
सब लोग गरीबी के लिए लड़ते हैं, गरीब के खुशहाली के लिए लड़ते हैं। आज 5 साल से दंगा नहीं हुआ, न दंगा फसाद हुआ, दोनों मिलकर मंदिर का निर्माण किए और एक दंगा नहीं हुआ राज्य के अंदर। तो आदरणीय हमारे पास ऐसा सक्षम नेतृत्व है कि मुसलमान हिंदुओं को विश्वास है। 3 तलाक समाप्त किया आज मुस्लिम बेटियों का आदरणीय नरेंद्र मोदी ने, तो बेटियों को पूरा विश्वास है। 21 साल मुस्लिम महिलाओं का वोट मिल रहा है। मिल रहा है। 21 साल की जो बेटियों का आयु रखा शादी, मतलब जो चर्चा हुई, आज सभी बेटियां जो नई मतलब मतदाता है मुस्लिम और बेटियां, वो अब मोदी को वोट दे रही हैं, योगी को वोट दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं। लोगों को लग रहा है जब बक्सा खुलेगा तो उनका हवा उड़ जाएगा, सपा बसपा कांग्रेस बक्सा खुलेगा तो हवा उड़ जाएगा। अच्छा ये, लेकिन आपको लगता है जैसे आतंकियों को छोड़ने की बात बीजेपी कहती रही है, समाजवादी पार्टी पर आरोप, अभी जो ब्लास्ट अहमदाबाद ब्लास्ट का जिस तरह से वो हुआ, उसमें आपको लगता है कि आतंकी के एक पिता कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से संबंध है, तो यानी सपा अभी भी कटघरे में है इस बात को लेकर के? देखो, राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करते हैं तो 2 चीज आवश्यक है। विपक्ष की जो भूमिका होती है ना, ताकतवर होती है, और विपक्ष की भूमिका सरकार के कामों को दृष्टिगत रखते हुए जो कमियां उसको जनता के बीच में उजागर करना, उसके लिए संघर्ष करना और प्रेस करना। आप मेरे को बताओ, 5 साल के अंदर, 5 साल में 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप लेकर अखिलेश यादव एक प्रेस किया अखिलेश आदरणीय योगी सरकार पर। नियुक्तियों में एक भी हेराफेरी पर कोई आरोप लगाया, प्रेस वार्ता किया क्या? मतलब अखिलेश जी और सड़क पर एक दिन भी धरने पर बैठे क्या? कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी में भी एक दिन आप बाहर नहीं निकले, तो इससे आपका सोच दर्शाता है कि आप किसके साथ हैं, गुंडे के साथ हैं कि किसके साथ हैं, और आप क्या करने वाले हैं। तो आपके शासन में भयंकर भ्रष्टाचार होता है, नियुक्तियां होती है तो चाचा भतीजा मिलकर पूरी नियुक्तियां लूट लेते हैं, होटलों में डले रहते हैं सैफई खानदान पूरा। सैफई खानदान ही सांसद विधायक बनेगा, बाकी यादव परिवार का कोई बनेगा नहीं। आप पूर्वांचल से लेकर कन्नौज तक पूरे यादवों को आप ख़त्म कर दिए हैं। स्वयं आप हर जगह चुनाव लड़ते हैं, आपका परिवार हर जगह, बदायूं में भी आप ही का परिवार लड़ेगा, आजमगढ़ में आप ही का परिवार लड़ेगा, लखीमपुर में आप ही का परिवार लड़ेगा, और कन्नौज में आप ही का परिवार लड़ेगा। तो यादव कहाँ जाएगा? तो आप तो यादव है तो, लेकिन उनके साथ किसी जाति के उनके वर्किंग के आधार पर भी पूरा पिछड़ा समाज, दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा, और ये सब इसी कारण तो उनकी काम को देखकर ही, उनके व्यवहार को देखकर संपूर्ण पिछड़ा 17 में, 14 में और 19 में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया है। और ये भी यूपी में 2022 में योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, और अपने काम के आधार पर सरकार बनाएंगे, गरीबों के कल्याण के आधार पर सरकार बनाएंगे, जो गरीबों को खुशहाल रखें और कानून का शासन दिया हो, कानून का राज रहा है राज्य के अंदर, और राज्य से, देश से, विश्व से पूरा निवेश हुआ है, और लोगों को रोजगार मिला है, नौजवानों को सम्मान मिला है। आज जो पहले कहा था, वो जो कहा वो किया। आज जो मैं कह रहा हूँ कि 2 करोड़ नौजवानों को लैपटॉप दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा, तो ये सब तो आप लोगों के वादे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने ये बात कॉम्बिनेशन की बात कही, और मुस्लिम महिलाओं की, वो भी महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम महिलाएं भी आप ही लोगों को वोट कर रही हैं। तो अखिलेश यादव जी का अपना दावा है, उनका कहना है कि जो वोट आपके पास था वो भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो देखते हैं कि आगे सफ़र में क्या आप कहते हैं बाराबंकी में जब जनसभा में जाएंगे, क्योंकि ये भी बात एक महत्वपूर्ण है कि लोग सुनने आए हैं स्वतंत्र देव जी को, और वो क्या अपनी बात रखते हैं उनके सामने। हम लोग पहली सभा की ओर बढ़ रहे हैं बाराबंकी में, और ख़ास बात ये है कि ये जो सीट है ये बीजेपी कभी नहीं जीती है। समाजवादी पार्टी के धर्मराज यादव यहाँ से विधायक हैं, राजकुमारी मौर्य को बीजेपी ने टिकट दिया है। सबसे पहले जानते हैं, कुछ ऐसी सीट्स हैं जो बीजेपी कभी नहीं जीती है, चाहे वो जातीय समीकरण वहाँ रहा हो या दूसरे फैक्टर्स रहा हो। ऐसी एक सीट पर अभी हम लोग जा रहे हैं जो बाराबंकी की सीट है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इनको भी जीत सकती है, इनके लिए भी प्रयास है? देखिए, सभी सीटों पर जीतने के ही लड़ते हैं, और सामाजिक समीकरण के हिसाब से एक ताकतवर लड़ाई हम लड़ रहे हैं,
और जीत के लिए लड़ रहे हैं। हमारा महामंत्री, उसकी पत्नी लड़ रही है चुनाव, और एक अच्छा वातावरण है। ईश्वर चाहेगा तो हमें सीट जीत सकते हैं। ये यादव बहुल सीट है और बाराबंकी जहां हम लोग जा रहे हैं वहां मुलायम सिंह यादव जी यादव वोटर होने की वजह से और ख़ासतौर पर बेनी प्रसाद वर्मा का प्रभाव रहा है। अपर्णा यादव भी वहां प्रचार कर रही थी, आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वहां पर जा रहे हैं, तो लग रहा है यादव वो वोटर जो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ था वो भी बीजेपी के साथ आ सकता है। क्या है, हम सभी सीटें 17 में एक छोड़कर जीते थे। उपचुनाव में एक मैं हार गया था। सभी सीटों पर बीजेपी का अपना अच्छा प्रभाव है और बेनी प्रसाद वर्मा का रहा है प्रभाव। लेकिन आज के समय जिस प्रकार से सरदार पटेल की जयंती के दिन अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से किया है और पटेल जयंती के दिन किया और राष्ट्रभक्त जिन्ना को कहा, जिसने देश का बंटवारा किया। तो सरदार पटेल को मानने वाले लोग, पूरा प्रदेश मानता है, देश मानता है, समाज मानता है। कांग्रेस का भी दुर्दशा इसीलिए हुआ था। उसने सरदार पटेल जिस प्रकार 365 रियासतों को एक साथ मिलाकर राष्ट्र के एकीकरण, राष्ट्र की अखंडता, एकता, अखंडता को कायम रखा। कांग्रेस को भी यही लगता था कि सरदार पटेल को यार पास में मत लो, मुसलमान नाराज हो जाएगा। आज कांग्रेस को सब छोड़ दिए। आज कांग्रेस, उसी तरह सपा भी मुस्लिम वोट के कारण सरदार पटेल का जो अपमान किया है, मुसलमान भी आने वाला समय में छोड़ देंगे सपा को और आने वाले समय में मुसलमान भी छोड़ देंगे। आने वाले समय में। आप क्या वजह है? यही सब, क्योंकि कोई भी अपमान की राजनीति नहीं करता, विकास की बात करता है। विकास के लिए राजनीति होनी चाहिए, गरीब के कल्याण के लिए राजनीति होनी चाहिए और त्याग के लिए तपस्या राजनीति मांगता है। वंशवाद और परिवारवाद की पार्टियां नहीं चलेंगी कुछ दिनों के बाद। आने वाला समय राजनीति 2047 का राजनीति है, 1947 से 2047 का जो शुरुआत हो चुका है। अब ईमानदार नेतृत्व ही राजनीति कर पाएगा, जो गरीबों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही राजनीति कर पाएगा, जो देश के बारे में सोचेगा वही राजनीति कर पाएगा, जो गरीबों के बारे में सोचेगा वही राजनीति। इसलिए युवा तरुणाई वह गरीब के प्रति, नौजवानों के प्रति जो एक केंद्र बिंदु रहता है, जिनके विकास के बारे में लोग सोचते हैं, रोजगार में। इसी का बहुत इंटरेस्टिंग आप बात बता रहे हैं कि जिस तरह से राजनीति हो रही है तो आने वाले समय में मुसलमान भी साथ छोड़ देंगे समाजवादी पार्टी का। जैसे कांग्रेस को छोड़ा, उसी तरह जैसे कांग्रेस को छोड़ा, आने वाले उस समय बीजेपी की नज़र उन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है, राष्ट्रवादी मुसलमानों पर है। आज 5 सालों से 7 सालों से आदरणीय मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए 370 धारा हटा ना, 35 से हटा। आज कश्मीर के अंदर हमारा मुस्लिम अध्यक्ष है और वह झंडा लेकर बीजेपी के आगे चल रहा है, रैलियां करता है, बड़ा बड़ा सम्मेलन करता है। कभी दुर्घटना में आतंकवादियों का कभी कभी शिकार हो जाता है, फिर भी उसकी पत्नी बच्चे बीजेपी के झंडा लेकर आगे बढ़ती हैं। और 3 तलाक समाप्त होने के कारण उत्तर प्रदेश में भी और जो लाभार्थी है, गरीबों को जो मिल रहा है, गरीबों को अन्न मिल रहा है, 15 करोड़ लोगों को आवास मिल रहा है, उसके कारण आदरणीय मोदी जी से लोग जुड़े हैं, योगी जी से जुड़े हैं और शांति है। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, टिकट की जब बात होती है आप लोग एक बात कहते हैं विनेबिलिटी, तो विनेबिलिटी फैक्टर के चलते कई बार ऐसे भी लोगों को टिकट मिलता है जिनकी उम्मीद लोगों ने पार्टी से आपके नहीं की होती है। क्या है ये विनेबिलिटी फैक्टर, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, एक कार्यकर्ताओं का दल है, तो उसी के आधार पर हम लोगों को टिकट, एक दूसरे को जो नहीं मांगता है उसको भी टिकट मिल जाता है, जो घर बैठा रहता है वह भी राज्यसभा में चला जाता है, जिसका टिकट कट जाता है, नहीं कुछ मिलता है, तब भी वह कभी राज्यपाल बन जाता है, कभी बड़े बड़े पद पर पहुंच जाता है। इसलिए इस पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं की चिंता होती है, किसी का अपमान नहीं होता है। आप लोग जैसे कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है, परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे, बहुत सारे आपके नेता इस वजह से नाराज भी इस चुनाव में भी हुए, लेकिन फिर भी कई नेताओं के, सांसदों के, विधायकों के परिवार वालों को आपने दिया, तो विनेबिलिटी थी। नहीं दिया, किसी को नहीं दिया।
किसी सांसद के बेटे को जो पहले टिकट है, जो पहले से है, बाकी किसी को नहीं दिया। संदीप सिंह जी को टिकट मिला, फागू चौहान जी को टिकट मिला, कोई और पद पर हो संदीप सिंह जी को टिकट नहीं, यदि आप सांसद विधायक हैं तो नहीं मिलेगा। अब राजनीति से आप संन्यास ले लिए हैं, अब लगता है अब दोबारा आपको नहीं है। कहाँ राजवीर सिंह राजू भैया ने संन्यास कहाँ लिया है? वो पहले से हैं, बेटा संदीप, उनका बेटा पहले से चुनाव लड़ रहा है, पहले से विधायक था, इसलिए उसको विधायक लड़ा गया। जो पहले से हैं उनको दिया गया है, लेकिन नए तरीके किसी सांसद के बेटे को, देखो कार्यकर्ता के आधारित पार्टी, कार्यकर्ता बहुत तपस्या करता है, तप करता है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पहुँचे। पहले एक पार्षद जीत जाता था ना, हम लोग बुंदेलखंड में मिठाई बांटते थे, गाजियाबाद में मेयर बन जाता था तो कार्यालय में उत्सव बनता था। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं के तपस्या के कारण हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसके आधार पर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सभी की सोच रहती है यार ऐसा मत करो, ये कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाओ, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है और जनता की सेवा करो, जनता जनार्दन की सेवा के लिए। देखो कोरोना महामारी में भी ना, इसी कारण संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, नड्डा जी के आह्वान, अपने घर से पूड़ी और भोजन बनाकर गरीबों को बांटा, जिस समय कोई राजनीतिक दल दिखाई नहीं दे रहा था। उसका लाभ आपको मिला है? हाँ, अपने जीवन का परवाह भी नहीं किया। कई लोग शिकार भी हो गए बेचारे, हमारे कार्यकर्ता चले गए और संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी चले गए, लेकिन फिर भी वह गरीबों को लैया चना, सतुआ, खीरा अपने बाग से, अपने खेत से, अपने घर से ले जाकर प्रवासी मजदूरों को देता रहा। सैनिटाइजर, दवा, सब कुछ उपलब्ध करवाता रहा। अच्छा एक बात बताइए, अब दूसरी बात पर आते हैं। कई चीज़ें ऐसी वायरल होती हैं या कही जाती हैं, आप क्या उन पर ध्यान देते हैं? आपकी एक तस्वीर, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का पैर छूने को लेकर को, वो भी वायरल है, कई बातें कही गई, तो इन सब बातों को ऐसे सोचते हैं कि नहीं इन पर ध्यान नहीं देना है, कि ध्यान देते भी हैं? इसको विपक्ष मुद्दा बनाता है। विपक्ष क्या मुद्दा इसको बनाएगा? हम लोग एक दूसरे का विपक्ष ने तो, आपने सम्मान में पैर छुए, वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन विपक्ष ने तो ये कहा, अभी तक अखिलेश जी कहते रहे कि ओबीसी का सम्मान नहीं है इसलिए उन्होंने पैर छुआ उनकी जाति को लेकर के, तो ये सारी बातें भी। देखिए, हम सबके यहाँ बड़ों का सम्मान होता है और बड़ों का हम लोग चरण बंद करते हैं, बड़ों का हम लोग सम्मान करते हैं, संतों ऋषियों का सम्मान करते हैं, भगवा के प्रति यहाँ बहुत लगाव है लोगों का। बड़े बड़े लोग सन्यासी हैं, तपस्वी लोग हैं, जो समाज में प्रतिष्ठा रहती है तपस्वी सन्यासियों का, तो उनका पैर सौभाग्य का छूना चाहिए और छूते हैं लोग। और संस्कार भी हमें यही सिखाता है। देखो क्या है, जो हमारे शास्त्र है ना, संस्कार सिखाते हैं, तप सिखाते हैं, त्याग सिखाते हैं, तपस्या सिखाते हैं। इतना त्याग कहीं देखा है आपने? रामायण देखिए, एक भाई जंगल में, दूसरा भाई सेवा में के लिए, तीसरा भाई खड़ाऊँ रखकर सरकार शासन चला रहा है। और जब कौशल्या ने, मैया ने पूछा कि छोटी बहू से, तुमने शत्रुघ्न को देखा? बोले मैं उसे स्वयं 11 साल से मैंने देखा, वह घर के बाहर बैठकर। तो जो अपने शास्त्रों के अनुसार चलता है ना, अपने देश का सम्मान बढ़ता है, समाज का सम्मान बढ़ता है। तो पहले गांव में आप देखी होंगी, हरवा चरवा छोटी जातियों के थे, फिर भी काका, चाचा, ताऊ लोग कहते थे, और वह हरवा जो घर का था मालिक होता था, काका, यानी छोटी बहू को विदा करवा के वहीं लाता था, कोई नहीं जाता था। इतना समाज में सम्मान था। इसी परंपरा को तो कायम करना है। आज पति जाता है विदा करने वाले, पहले वहीं घर का नौकर जो हरवा रहता था छोटी जात का, इतना घर का मालिक होता था कि सब बहुएं उससे डरती थी और घर चलाता था पूरा। सब्जी क्या बनेगा वह तय करता था, दाल क्या बने वह तय करता था। बहू के यहाँ तीज पर, त्योहार पर कब क्या जाएगा, उसको पूरी जानकारी घर की थी, पूरा विश्वास था। विपक्ष के पास ये कोई मुद्दा नहीं है। एक बात ज़रूर, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया, कल उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी भीड़ यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम आखिरी सवाल यहाँ पर लेते हैं कि अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया, वो पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी भी क्लैश के मूड में? देखिए, ये घटनाएं जो घटित, कानून अपना काम करता है, इस पर कोई टिप्पणी, कानून अपना काम करता है, लेकिन मैं यही आग्रह करता हूँ,
चुनाव के समय जनता जनार्दन का आशीर्वाद के लेकर चुनाव लड़ना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम बाराबंकी की सभा में आ गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह इस सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। बाराबंकी में इस जनसभा को स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित किया। ये वो क्षेत्र है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती, इसलिए एक मुश्किल और एक चुनौती ज़रूर है। और अब निकल करके स्वतंत्र देव सिंह आ रहे हैं। कार्यकर्ता हमेशा की तरह उनको कार्यकर्ता घेर रहे हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। हम भी ज़रूर उनसे बात करना चाहेंगे एक बार फिर, क्योंकि जनसभा से वो आ रहे हैं और ऐसे में क्या वो कहते हैं ये देखते हैं। आपने दावा किया था महिलाएं हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में, तो उसी का खाना हो, माताओं का, बहनों के एक तरफा बीजेपी को इस बार वोटिंग मिल रहा है। जो लोग कल्पना नहीं किए हैं, जातिवाद धर्मवाद सबको तोड़कर एक तरफा महिलाओं का वोट मिलने वाला इस बार बीजेपी को। आपको हमने सुना फिर वही बात कि बीजेपी को जिताएंगे तो राम मंदिर बनेगा, उनको जिताएंगे तो कब्रिस्तान बनेगा। इतनी विकास की बात है तो इसमें ये कब्रिस्तान और गजवा हिंद इस सब की जरूरत क्यों पड़ती है? कहाँ कर रहे हैं हमारा जो 80-20 एक मिनट, जो मैं कहूँ नहीं, जो मैं कहूँगा, जो मैं कहा वो किया, आगे जो कहूँगा वो करूँगा। और वो जो करते हैं वो बताएं। देखो, मैं ईद बकरीद पर भी 24 घंटा लाइट देता हूँ। वो केवल ईद बकरीद पर देते थे, डीजे पर प्रतिबंध लगाते थे, नवरात्र पर प्रतिबंध लगाते थे, राम बारात पर प्रतिबंध लगाते थे। मैं नवरात्र पर भी 24 घंटा लाइट देता हूँ और ईद बकरीद पर भी देता हूँ। मैं 100 मकान देता हूँ तो 50 मुसलमान का होता है, 50 हिंदू को। मैं भेदभाव कहाँ करता? वो करते हैं। मैं तो सबका साथ सबका विकास और सबका, यानी 80-20 पर रहेंगे। नहीं, वो 80-20 का मतलब है वो जो देश के बारे में नहीं सोचते, गरीब के बारे में नहीं सोचते, वही 80 है। वो 80-20 है, वो 20 है, वो 20 है, वो 20 है जो देश के बारे में नहीं सोचते। उसमें मुसलमान के लिए नहीं कहा गया है। हाँ, यानी कॉन्फिडेंट है आप इस बार? हाँ, इस बार मुसलमान भी, बेटियां मुसलमान भी वोट मिला हमें। तो कॉन्फिडेंट स्वतंत्र देव सिंह हैं इस बात को लेकर के कि इस बार सबने वोट दिया है और ख़ास तौर पर महिलाएं। और इनका कहना है कि हमने उन लोगों की बात की जो देश के लिए सोचते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के लिए नहीं सोचते हैं। 80-20 यही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, बाराबंकी।